हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो टॉपिक है दैट इज़ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली इक्वेशन। तो चलो हम लोग देखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, so let's see what is the de Broglie hypothesis. This is the de Broglie hypothesis or equation, but generally it is written de Broglie, but we pronounce is de Broglie. ओके, तो जो डी ब्रोगली साहब थे उन्होंने क्या दिया हाइपोथेसिस। उन्होंने बोला, अभी तक हम लोग जान रहे थे कि भाई जो अभी तक हम लोगों ने या जो हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर में जो पढ़ा था, हम लोग यही जानते थे कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसी के पास दो कैरेक्टर होते हैं या दो बिहेवियर होते हैं। EMR के पास दो होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर जो हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा है, सेकेंड वन इज द वेव नेचर। क्लियर है। बट डी ब्रोगली जो साहब थे या डी ब्रोइज साहब जो थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बता दिया एक और कॉन्सेप्ट। क्या बताया? वो कॉन्सेप्ट बताया कि भाई जो पार्टिकल है या जो मैटर है उसके पास भी कौन सा कैरेक्टर होता है, उसके पास भी कौन सा बिहेवियर होता है, उसके पास होता है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स या और वेव बिहेवियर। क्लियर है। तो एक इन्होंने बताया, ये डी ब्रोगली साहब ने बताया। बट कब होता है? तो इन्होंने बोला कि जब कभी भी इस दुनिया के कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल है या कोई भी जो मैटर है, तो वो जब कभी भी जब मोशन में होगा तो वो क्या एग्जिबिट करेगा? वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एग्जिबिट करेगा। क्लियर है। इसके लिए, इसी थीसिस के लिए इनको ये इन्होंने दिया था 1924 में, एंड इसी के लिए इन्होंने 1929 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्लियर है। ये जो डी ब्रोगली साहब है। तो अब इसको हम समझते हैं कि भाई एक पार्टिकल है, वो मोशन में है, वो कैसे मतलब वेव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या वेव बिहेवियर है उसको कैसे एग्जिबिट करता है। क्लियर है। अगर गाइज हम लोग भी अगर मोशन में है, हमारे पास भी अगर वेलोसिटी है, हमारे पास भी अगर मोमेंटम है, तो हम हमारे अंदर भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है। अब चूंकि वेव को समझने के लिए हम उसको किससे कोरिलेट करते हैं? वेवलेंथ से कोरिलेट करते हैं। तो कुछ वेवलेंथ को हम देख पाते हैं जो विजुअल रेंज के अंदर होते हैं, और जो वैसे वेव जो विजुअल रेंज के अंदर नहीं होते, व्यूअर से बाहर होते हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम वो प्रैक्टिकली उसको समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर वेव है या नहीं है। तो ये किन्होंने दिया? ये दिया डी ब्रोगली साहब ने। क्लियर है। तो जैसे आप देखते होंगे कि चलो इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि आप टेनिस का बॉल आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि जब टेनिस का बॉल जब प्लेयर जब उसे मारता है तो आप देखोगे कि उसके पीछे ना कुछ मतलब ऐसे जैसे डस्टी पार्टिकल जैसा दिखता है। तो व्हाट इज दिस? कि मतलब एक जो पार्टिकल है वो जब मोशन में है तो अपने पीछे क्या छोड़ रहा है? वेव छोड़ रहा है। और छोड़ो, अगर हम लोग मोशन में हैं और अगर आप खुद से देखो कि अगर आप खुद से जब सेल्फी लोगे तो आप देखोगे कि आप मोशन में सेल्फी लोगे तो आपका एग्जैक्ट पिक नहीं आएगा। क्लियर है। आप देखोगे कि आपका पिक ब्लर हो गया मीन्स लग रहा है कि मतलब यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ धीरे धीरे वो मतलब स्प्रेड हो चुका है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द वेव बिहेवियर ऑफ मैटर। क्लियर है। तो ये जस्ट समझने के लिए है कि भाई जो हमारा जो वेव नेचर होता है मैटर का वो कैसे होता है और क्यों होता है। क्लियर है। तो हम आई थिंक ये आपको थोड़ा स्लाइटली क्लियर हुआ होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि ऑल मटेरियल्स
पार्टिकल इन मोशन पोसेसेस वेव कैरेक्टर, मीन्स ऑल मटेरियल मीन्स क्या, आइदर इट विल बी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक के सेंस में क्या है, जैसे अब हम चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दैट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे फोटोन ले लो, प्रोटॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, लाइक दैट, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। क्लियर है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप में जितने भी जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जो लार्ज, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो यहीं पे जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है, इसको हम लोग एक और नेम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर, इसी हाइपोथेसिस के लिए, इसी थ्योरी के लिए जो डी ब्रोय साहब थे उनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, देखते हैं क्या है, ऑल मटेरियल्स पार्टिकल इन मोशन पोसेसेस वेव कैरेक्टर और अ मैटर पार्टिकल एक्जिबिट्स वेव बिहेवियर व्हेन इट इज इन मोशन लाइक रेडिएशन। तो अभी तक हम लोग ये जानते थे कि जो EMR होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसका जो प्रॉपर्टी है उसी के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, मीन्स डुअल बिहेवियर होता है। बट डी ब्रोगली साहब ने 1924 में क्या हमें बताया? हमें बताया कि भाई जब एक बॉल है, अगर ये मोशन में है तो इसके यहाँ पे देखो, ये क्या है, दैट इज द वेव, इटसेल्फ अ पार्टिकल एंड दिस इज द वेव। क्लियर है। और ये जो इनका जो कॉन्सेप्ट था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का, इसने किसको बर्थ दिया? इसने बर्थ दिया किसको? वेव मैकेनिक्स को, विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर और विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल। और यही वेव मैकेनिक्स को फिर आगे चल क्या हुआ बच्चों? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स यही है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और इन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो थ्योरी है या ये जो हाइपोथेसिस है डी ब्रोय साहब का, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा जो आज का जो मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल है, दैट व्हाट इज दैट? तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर जो डी ब्रोय साहब थे, अगर वो ये हमें नहीं बताते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का, तो हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो पॉसिबल नहीं था, जो आज के डेट में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम आज के डेट में फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, इन्होंने थ्योरी दिया और इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्लियर है। तो अब तो हम यहाँ पे समझ गए हैं कि क्या जो होता है, तो क्या होता है डी ब्रोगली और डी ब्रोय हाइपोथेसिस, ऑल मटेरियल एक्जिबिट्स वेव बिहेवियर व्हेनेवर इट विल बी इन मोशन। इन्होंने एक दो सेंटेंस बोल दिया और दो सेंटेंस में क्या हुआ, मतलब एक क्रांति आ गया कहाँ पे, केमिस्ट्री के फील्ड में। क्लियर है। अब चलो देखते हैं कि भाई इनका जो डिफरेंट जो डेरिवेशन था, इनका जो डिफरेंट जो कैलकुलेशन था वो कैसे इन्होंने किया। क्लियर है। तो आई थिंक ये जो बैकग्राउंड था
ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे तो आ गया। तो चूंकि ये जो वेव है ये किससे रिलेटेड है मैटर से, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसे बोलेंगे मैटर वेव। क्लियर है, मैटर वेव। अब यहाँ पे आ लो, मैटर वेव है। अब जब मैटर जब कभी भी वेव आता है, वेव मीन्स व्हाट, लाइक दैट। तो जब वेव है तो भाई वेव है तो वेव को हम स्पेसिफाइड कैसे करते हैं, हम वेव का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये आइदर इट विल बी फ्रीक्वेंसी और इट विल बी वेवलेंथ। तो यहाँ पे भी वेवलेंथ होगा। तो जो मैटर वेव से जो रिलेटेड जो वेवलेंथ है, अब भाई वेव है तो वेवलेंथ होगा, दैट इज लैम्डा। क्लियर है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डी ब्रोगली या डी ब्रोय वेवलेंथ। भाई इसके बारे में बताया था डी ब्रोगली साहब ने या डी ब्रोय साहब ने, तो इसीलिए उनके नेम पे दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ये जो टॉपिक है तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें ना गाइस बहुत डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ से अराइज होते हैं। तो हम लोग सारे एस्पेक्ट्स पे बातें करेंगे ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है, अगर इतना सिंपल वे में भी अगर आप केमिस्ट्री नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यकीन मानो कि कुछ न कुछ कमी है। क्लियर है, तो अभी भी आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उस तरह से अपने करियर को बिल्डअप करो। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आई थिंक आपके लिए नीट IIT JEE टफ नहीं है। क्लियर है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई इस जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू क्वेश्चंस पहले हम लोग देखेंगे कि भाई जो डी ब्रोगली साहब का जो वेवलेंथ है उन्होंने क्या कैलकुलेशन दिया और कैसे दिया कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है, तो आ जाइए। अब यहाँ पे देखो, जो प्लैंक साहब थे उन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया था विथ रिस्पेक्ट टू, बोला था कि जब हम वेव की बातें करें तो उसका जो एनर्जी होता है उसको कितना होता है, E=H/c/λ, where H is Planck constant and c is speed of light and λ is wavelength। सेकेंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1 एंड सेकेंड इज द E=mc²। एक किन्होंने दिया था, याद करो, ये आइंस्टीन साहब ने दिया था। बहुत ही फेमस डेरिवेशन क्या दिया था, जब मास एनर्जी का जो रिलेशन था एज अ मैटर एज अ पार्टिकल, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो दिस वन इज द सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, एम इज द मास एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, मास ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है, अब आप यहां पे आ जाओ। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वेट करूं तो क्या होगा, 1 = 2, देन क्या होगा, तो आप यहां पे देखो Hc/λ = mc²। क्लियर है, एंड सी से सी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया, λ आप इसको एक करके देखो, λ H/mc। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है। तो ये जो प्लैंक साहब का जो कॉन्सेप्ट था विथ रिस्पेक्ट टू वेव
कब दिया था उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रिस्पेक्ट में दिया था, जिसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है? वो होता है लाइट के स्पीड के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बट जब हम एक नॉर्मल अगर मैं पार्टिकल हूँ और मेरा डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट करने की, तो मैं तो स्पीड के लाइट की स्पीड से तो मैं नहीं मूव करूँगा। तो हमारा क्या स्पीड होगा? हमारा स्पीड होगा v। तो हम अगर इसको c को अगर v से रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या हो गया? h/mv। दैट इज द इक्वेशन फॉर व्हाट? डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोए वेवलेंथ। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि इससे बहुत तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम डेरिवेशन पे इसलिए जाते हैं कि जो एग्जामिनर है या जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है गाइस, वहाँ पे आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे। और जब ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर एक फार्मूला है या ये जो कैलकुलेशन है कैसे आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पे देखो लेमडा इज व्हाट? h और mv इज व्हाट? p इज मोमेंटम, सो p इक्वल टू mv। तो यहाँ पे क्या होगा? p। तो ये दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। आप प्लीज इसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। क्लियर है? तो आप यहाँ पे 2 इक्वेशन आपके सामने आ गया। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर मास दिया हुआ और वेलोसिटी दिया हुआ तो आप यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मैटर वेव का वेवलेंथ। और अगर डायरेक्ट आपका अगर मोमेंटम दिया हुआ है तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, तो चलो अब देखते हैं। तो आपके पास 2 फार्मूला हो गए। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसे लिख लिया होगा। अब यहाँ पे गाइस देखो, अब हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे मोशन का। तो जहाँ भी मोशन आता है वहाँ पे क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी की बात हो और जब मोशन की बातें हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन में ये डायरेक्टली न देकर क्या दिया हुआ हो? ये दिया हो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो डाटा दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो दिया हुआ। तो चलो हम लोग उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे गाइस देखो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2mv²। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इसको इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 1/2m²v²। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इंटू एम इक्वल टू क्या हो गया? 1m² इंटू v² इज व्हाट? मोमेंटम का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? p इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम का अंडर रूट। क्लियर है? तो ये क्या आ गया यहाँ पे? इक्वेशन नंबर 3 है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और हमें क्या पूछता है? वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो अब थर्ड जो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या है? तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। तो आपको वेव नंबर कैलकुलेट करने के कितने तरीके हो गए? 3। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले। 1 2 सॉरी, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है?
तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। तो आई थिंक आप इसे नोट डाउन कर लियो। अब यहाँ पे देखो, अब गाइज यहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने देखा कि फॉर ऑल मैटर्स आइदर इट विल बी द माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में जब बातें करें तो क्या है, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली किस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि इफ a charge particle is moving with potential V, then calculate लेमडा। क्लियर है। तो गाइज हम लोग सब जानते हैं कि जब काइनेटिक पहले अगर जब मूविंग है तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी की बातें होगी। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होता है, हम लोग सारे लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी। वी इज़ द पोटेंशियल एंड क्यू इज़ द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे है। तो अब आप इस फिगर को आप कहाँ पे पुट कर दो, आप इस फिगर को पुट कर दो इस फिगर में। क्लियर है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो, तो अब आपके पास यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4। तो एच अंडर रूट क्या है, तो यहाँ पे के की जगह पे हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है क्यू भी। तो 2 QV M, तो इक्वेशन नंबर 4। तो आई थिंक ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको डायरेक्टली मतलब इससे बाहर जो डी ब्रो इक्वेशन है, अगर एग्जामिनर कितना भी घुमा फिरा कर पूछे तो ये सारे ही या तो आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ होगा या पोटेंशियल दिया होगा। यहाँ भी इज द यहाँ भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, पोटेंशियल। क्लियर है। तो एग्जामिनर इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्लियर है। तो अगर डायरेक्टली वेलोसिटी दिया और मास दिया तो आप यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम दिया तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर चार्ज पार्टिकल की बातें हो रही है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लाइक दैट, तो आप यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पुट करो और यहाँ पे किसका वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो पोटेंशियल का, एंड देन विल कैलकुलेट द लेमडा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है लेमडा इक्वल टू H बाय 2 QVM। क्लियर है। अब यहाँ देखो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, तो लेमडा H का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू, अब जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप याद करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। एंड भी यहाँ पे गिवन है और मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम अंडर रूट। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लो कि भाई यहाँ पे ए चार्ज पुट कर दिया, यहाँ पे ए पुट कर दिया, तो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू गाइस आएगा 12.27 अंडर रूट भी, एंड दिस विल कम इनटू एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डायरेक्ट जो
आप इसको अगर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये फिगर आएंगे। ये जो इक्वेशन है लेमडा इक्वल टू 4 स्पेशली फॉर व्हाट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास और जो उसका चार्ज है उसको पुट किया है। क्लियर है। तो ये जो फिगर्स हैं ये डायरेक्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। जैसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेमडा इक्वल टू n, तो विच वन इज़ द करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई जो इसमें जो 4 डेरिवेशन है 1 2 3 4 ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें और इसे भी नोट डाउन कर लें। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उस सेक्शन में कौन आता है, उस सेक्शन में आता है डी ब्रोई साहब का जो इक्वेशन है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर है। क्लियर है। तो आई थिंक एक चीज़ें आपको क्लियर होंगे। तो अब यहीं से जितने भी जो क्वेश्चन एग्जिस्ट होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये तो हो गया। अब मैंने इसका जो सिग्निफिकेंस था या कंक्लूजन था डी ब्रोई इक्वेशन का वो क्या था। तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। दूसरा लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। अब एंड थर्ड वन इज द लेमडा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2 KE एंड एम। क्लियर है। तो अब इसको देखो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम एक पार्टिकल है, अगर हम इसका वेलोसिटी हाई है तो क्या है, लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो क्या होगा, लेमडा विल बी शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हाट, फर्स्ट कंक्लूजन इज फास्टर द पार्टिकल wavelength will be less। क्लियर है। तो ये और ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है क्योंकि P इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, मास है। तो अगर जो मास अगर हाई होगा तो क्या होगा, लेमडा लो होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो हमारा जो मैटर वेव का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, वो लेस होगा। अगर मास कम रखते हैं तो हमारा जो मैटर वेव का जो वेवलेंथ है, जो लेमडा है, वो क्या होगा, वो हाई होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेमडा अगर यहाँ पे मास बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एम। क्लियर है। अगर फॉर एग्जांपल हम अगर ऐसे करें तो यहाँ अगर हम ये दोनों को कांस्टेंट रखें काइनेटिक एनर्जी को, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा मेरा कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन होगा कि लाइटर द पार्टिकल हायर विल बी वेवलेंथ। क्लियर है। तो दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस डेरिवेशन। ओके, एंड थर्ड वन इज द थर्ड पॉइंट इज द लेमडा और वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई जो मैटर है, जो पार्टिकल है, उसके नेचर पे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कहाँ होता है, मतलब होता है उसका जो वेलोसिटी है। क्लियर है। और उसका जो मास है वो गोला है
मतलब वो स्क्वायर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका स्क्वायर होगा तो उसमें वेवलेंथ कुछ और होगा, वो स्फेरिकल है तो उसमें वेवलेंथ कुछ और होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अगर मास दोनों का डिफरेंट है तो वहाँ पे वेवलेंथ डिफरेंस होगा, अगर मास सेम है तो वेवलेंथ सेम होगा, और वेलोसिटी सेम है। तो क्लियर है ना। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, तो आई थिंक ये जो डी ब्रोई इक्वेशन था, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने के लिए। अब आप कोई भी बुक से ये सारे क्वेश्चन करो, और आपको आई होप अब आपके जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं या कहीं से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो अब आपके कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो आई थिंक गाइज हम लोगों ने जो दो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्या था? एक था डी ब्रो इक्वेशन एंड अनदर इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि श्रेय जाता है किसको? स्क्रोडिंजर साहब को। तो हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत एंड बहुत बहुत थैंक यू।